वो तो तुम कर लोगे। चलो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं। एक दो चीजें थी जो मुझे बतानी थी, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी आप लोगों के डाउट चल रहे हैं, वो अभी क्लियर कंप्लीट नहीं हुए। तो एक सवाल में एक लॉन्ग वायर के सामने हमने ऐसा ट्रायंगल बना दिया था, और इस ट्रायंगल में एंगल थीटा ऊपर नीचे दोनों जगह था, करंट आई था, और इसका कुछ डायमेंशन दिया होगा, मे बी ये लेंथ दिया होगा या ये कोई भी एक लेंथ मान लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस एल दिया हुआ है, मतलब कोई भी एक लेंथ तो गिवन ही होगा, तभी कोई ट्रायंगल में एरिया वगैरह आएगा। तो हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो हमको वैसे तो चॉइस होती है कि दो लूप होने में एक लूप में करंट मैं भेजूंगा और दूसरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगी। एक लूप में करंट भेज के दूसरे लूप, लेकिन इनफाइनाइट वायर के केस में इनफाइनाइट वायर में ही करंट भेजना होता है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर का लूप बनाओगे तो वो बहुत बड़ा यानी इनफाइनाइट साइज का बनेगा, और छोटे लूप से मैग्नेटिक फील्ड का कोई लॉजिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा लूप विल नॉट बी यूनिफॉर्म ओवर अ लार्ज एरिया, बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर कैन बी कैलकुलेटेड अड़ोस पड़ोस में। तो यहां से हम लोग x डिस्टेंस आगे गए और एक पतला dx का छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया, क्योंकि इस ट्राइंगल के एरिया से फ्लक्स निकालना है। तो ट्राइंगल के एरिया का फ्लक्स जो है उसमें छोटा एरिया इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है। आपको ये सब आइडिया है कि जो स्ट्रेट वायर होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बदलते जाता है। तो ये जो पतला एरिया लिया, अगर ये डिस्टेंस x ले लिया, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस x tan थीटा हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी x tan थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो एरिया बनेगा dA वो हो जाएगा 2x tan थीटा dx, और एरिया को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2πx। अब इंटीग्रेशन करेंगे फ्लक्स के लिए, इंटीग्रेशन b डॉट dA, तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाय 2πx, एरिया है 2x tan थीटा dx, इंटीग्रेशन करा, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई बाय पाई, और ऊपर tan थीटा इंटू dx का इंटीग्रेशन l हो जाएगा। कोई अभी भी अनम्यूट है? छत्रेश, ओए इसका में अगर आई हटा लेंगे तो जो टर्म बचेगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। बात समझ गए क्या? और कोई सवाल था क्या? सर मैं भेजा हूँ अभी। अरे अब क्या भेजे हो यार तुम लोग, पता नहीं कहाँ सोते हो। उस समय नहीं देखा था अरे नहीं देखा था मतलब? अब मैं कहाँ आपका। से लाऊंगा? तो ये एक ही फोन है जिसमें मेरा व्हाट्सएप भी है और उसी फोन से मैं कर रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो।
The conducting circular loop of radius a and resistance per unit length r is moving with a constant velocity v naught parallel to the infinite conducting wire carrying current I naught. A conducting rod of length 2a is approaching the center of the loop with a constant velocity v naught by 2 along the direction of the current. At the instant t is equals to 0, the rod comes in contact with the loop at A and starts sliding on the loop with the constant velocity, neglecting the resistance of the rod and the self-inductance of the current of the circuit. Find the following when the rod slides on the loop. The current through the rod when the distance is at A by 2. कछु ना समझा मैं। सर बहुत लंबा क्वेश्चन है। फोटो भी बने हैं तो तुमको 12:01 पे याद आया कि हम क्वेश्चन भेज सकते हैं। वाह रे वाह गधे। A flat circular loop of n turns, area A, resistance R is placed in uniform magnetic field B. The plane of coil initially perpendicular B. Coil rotates to angle 180 degree about 1 Hz diameter as charge. देखो 180 डिग्री पे जो होगा फ्लक्स वो एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो जो भी एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड करके फ्लक्स इनिशियल रहा होगा वो माइनस बी ए हो जाएगा। कुछ समझे क्या? यस सर। कहानी खत्म हो गई। सर दो और है। एक मिनट यार, रुक जाओ। ये यही नौटंकी होगी यहाँ। अगर एरिया, एक मिनट मैं सारे सवाल दूसरे फोन पे पहले भेज देता हूँ, फिर बात करता हूँ तुम लोगों से। वो भी फोटो भी ऐसे भेजो कि परपेंडिकुलर ही रह रहा है। अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बी पास करेगा तो उसका फ्लक्स हो जाएगा बी ए। उसको घुमा दिया तो उसका एरिया वेक्टर जो पहले सामने था अब अपोजिट हो गया, बी इधर है ए इधर है, तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस बी ए। 180 डिग्री घुमाने पर चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 2ba। 2ba बाई आर करोगे तो चार्ज नंबर 1 का फ्लक्स आ जाएगा, मतलब चार्ज आ जाएगा अपॉन रेजिस्टेंस करते हैं तो। और अगर मैंने 360 घुमाया तो फ्लक्स का चेंज 0 आ जाएगा। 0 आने पर रेशो ये Q2 हो गया, चार्ज Q2 0 कैसे हो सकता है? चार्ज तो पहले Q1 फ्लो हो ही चुका है। हाँ तो पहले अगर क्लॉकवाइज फ्लो हुआ तो अब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, जिससे कि टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में 0 फ्लोन दिखेगा। इस बात का कुछ अर्थ सुना, समझ में आया? बोलो भाई, कछु ना समझे, समझ गए। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में अ कंडक्टिंग लाइट स्ट्रिंग ऑफ वुंड ओवर अ रिम ऑफ मेटल रिंग ऑफ रेडियस आर मास हिम द एंड। ए इसमें क्या पूछ रहा है पागल? हाँ जी बोलो।
अगर एक, देखो पहले सवाल समझ लो, है ये सवाल देखने में सब बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, होते एकदम बेकार लल्लू है। ये एक धागा है और ये एक रॉड है। अब अगर इस रिंग को, जिसमें ये धागा लपेट रखा है, ये वाला थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड लपेट रखा है ऐसे, ये थ्रेड ऐसे लपेट रखा है, इसको छोड़ दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऐसे खुलता हुआ नीचे की तरफ गिरता जाएगा। मतलब कि ये रोलिंग जैसा मोशन है जिसमें ये पॉइंट ICOR की तरह काम करेगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी वर्टिकल इनफाइनाइट स्मूथ कंडक्टिंग प्लेन ऑलवेज टेंजेंट टू द रिंग एज शोन इन द फिगर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है सब जगह, और मैंने इन ये जो कंडक्टिंग रिंग और ये रेल के बीच में ये जो रॉड है ये फिक्स है, रॉड लेकिन स्मूथ है, इसके ऊपर फिसलता हुआ ये रिंग ऐसे गिरता जाएगा। यहाँ पे टेंशन वाला फोर्स है जो फ्रिक्शन, जैसे रोलिंग में फ्रिक्शन होता है वैसे काम करता रहेगा, और इनके बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। मतलब यहाँ पे तो वॉल है, उसका कोई कंडक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक इरेगुलर शेप का कोई मटेरियल चलता है तो हम उसके एंड टू एंड ज्वाइन करके देखते हैं, तो ये एक 2r लेंथ का रॉड है जो इंस्टेंटेनियसली v/r के एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा। कुछ बात समझे क्या? तो अगर सेंटर v वेलोसिटी से चल रहा है तो ये v/r के एंगुलर वेलोसिटी से इस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटली घूम रहा है। तो यहां से यहां तक का हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो हम br² ω/2 से लिख सकते हैं, या हम एवरेज वेलोसिटी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ का वेलोसिटी 0 है और यहाँ का वेलोसिटी 2v है, तो एवरेज वेलोसिटी इस रॉड का हो गया v, और यहां से यहां तक का डायमीटर का लेंथ हो गया 2r, तो इस पूरे डायमीटर के अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया b/2rv। अब ये इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ये रेडियस क्या दिया वो देख लेता हूं, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस भी r दिया है और रेडियस का कुछ और वैल्यू दिया होगा, स्मॉल r दिया है। तो रेडियस अगर स्मॉल r है तो यहां पे स्मॉल r लिख दिया, ये b/2rv लिख दिया। ये समझे क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया इस यहां से यहां तक का। अब मुझे बताओ, अगर किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी हो, या तो इधर का हो या उधर का हो, हमको इससे मतलब नहीं, v क्रॉस v करेंगे इधर की तरफ आएगा, तो ये ऐसे 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 करंट फ्लो कराने वाला एक बैटरी है जिसका वैल्यू है b/2rv, तो इंस्टेंटेनियस करंट निकाल पाओगे? समझ गए क्या? अब लिखा है द रिंग इज रिलीज्ड, इसका मास दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, द करंट इन द रेजिस्टेंस r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस सवाल में थोड़ा फोर्स की जगह अब टॉर्क का इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो करंट जा रहा है इसमें I का वैल्यू मैंने लिखा BLV/R, ये करंट समझ गए? अब इस रिंग को ध्यान से देखो, जब इसमें ये करंट लौट के आएगा I, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I/2 I/2। अगर ऊपर वाले पार्ट को देखो तो वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसका भी एक रॉड बन जाएगा, और नीचे वाला सेमी सर्कल भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका भी एक रॉड बन जाएगा। तो एक रॉड में I/2 करंट होगा और एक रॉड में I/2 करंट होगा। दोनों को मिला के देखें तो ये पूरा रिंग हटा के क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रॉड है जिसका लेंथ 2r है, उसमें करंट I है? बोलो भाई। समझ गए क्या? सवाल ये है कि अगर इस रिंग को ऐसे ही गिरने दिया जाए तो इसमें करंट का फंक्शन टाइम के साथ बताओ, वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के साथ बताओ। एक बार हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें एक रॉड को सीधे सीधे चलने दिया था, मतलब रॉड दो रेल्स के ऊपर फिसलते हुए नीचे गिर रहा था। हमने बोला था
फाइनल वेलोसिटी कभी ना कभी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी अगर किसी इंस्टेंट पे सेंटर v वेलोसिटी से चल रहा है तो उस मोमेंट पे करंट का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस मोमेंट पे ये पॉइंट ICOR ही है, यहां पे एक टेंशन ही लग रहा है, सेंटर से एक mg लग रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है इसलिए एक सेंटर से ILB वाला फोर्स और लगेगा। अब अगर टॉर्क की इक्वेशन बनाएं तो क्या ऐसा दिखना चाहिए कि टॉर्क का वैल्यू ICOR के अबाउट, टॉर्क अबाउट ICOR इज इक्वल टू I अल्फा करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट ICOR है mg इंटू r माइनस और I2RB इंटू r इज इक्वल टू रिंग के इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2mr स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे हम लोग इसको लिख लेते हैं I की जगह याद करो हम लोग ये से BLV बाय R लिख देंगे, तो mgr माइनस BLV बाय R इंटू R, ये तो फोर्स हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R फोर्स हो गया, और एक रेजिस्टेंस से रेडियस से मल्टीप्लाई और करा क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है टॉर्क, और 2mr स्क्वायर A बाय R। ये A बाय R क्या है समझ गए? रोलिंग में अगर सेंटर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो A बाय R उसका अल्फा हो गया। तो इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और इसमें R वाले टर्म आपस में काट देना बच्चों। तो आप जब इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको बिल्कुल पहले जब हम लोग रॉड चलाते थे लीनियरली, बिल्कुल वैसा ही एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिखेगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, लेकिन मास की जगह बस राइट साइड में 2m आ गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों है, तो ये 2m वाला फैक्टर मतलब ICM बाय mk स्क्वायर ऐसा आ गया है। लग रहा है लल्लू अलर्ट आया, मतलब ICM प्लस mr स्क्वायर k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऐसा आ गया, तो ये 2m हो गया है। मतलब आप अगर पुरानी इक्वेशन ध्यान दें तो पुराने इक्वेशन की तरह से ये वेलोसिटी का आंसर एक्सपोनेंशियल यानी e रेस्ट पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T बाय mr ऐसा बनता था। कर लोगे अभी? आपको मैंने वो इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाया था, ऐसे बनता था वेलोसिटी इज FR बाय, मतलब F मतलब F फोर्स है और रेजिस्टेंस R है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग आएगा, FR बाय B स्क्वायर L स्क्वायर और 1 माइनस e रेस्ट पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T बाय mr। अब यहां L की जगह 2R चल रहा है और वहां M की जगह 2M हो गया है और F की जगह mg चल रहा है, मतलब अप्रोप्रिएट अगर चेंज करेंगे, एक बार इक्वेशन कंपेयर कर लेना तब आपको पता चलेगा आंसर क्या है। ये वाला आंसर याद आया क्या? B स्क्वायर L स्क्वायर T बाय mr हमने किया है, इसको कर लेना भाई। तो ठीक है, एक और सवाल करते हैं। Conducting circular loop of radius A, resistance per unit length R is moving with constant velocity V naught. कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, V naught से चल रहा है, V naught से ऊपर चल रहा है। अच्छा, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 2A approaching the center of loop with V by 2. At the instant t equal to 0, rod comes in contact, starts riding on the loop with constant velocity, neglecting resistance of the rod and self-inductance of the circuit. Find the following when the rod slides on the loop.
देखो सवाल क्या है, सवाल ये है कि यहां पे एक इनफाइनाइट वायर है जिससे a√3 डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाया है a रेडियस का, इतना ठीक है, a रेडियस। सर्कल के सेंटर से इसका डिस्टेंस a√3 है, सर्कल का रेडियस a है, और इस पे एक रॉड ऐसा लिया जिसका लेंथ 2a है, और ये रॉड ऐसे v0/2 वेलोसिटी से और ये सर्कल v0 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं 3v0/2 से। तो ऐसा देखा गया कि इस सर्कल के सामने जब ये रॉड सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे पहुंचा तब का कहानी पूछा गया है। ये चल रहा है, इसको रोक देते हैं सर्कल को, ये 3v0/2 से चल रहा है, सर्कल का सेंटर यहां पे, इसका लेंथ 2a है, मतलब अगर सेंटर से ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस a/2 है। तो रॉड का सेंटर ये √3a/2 होगा, और यहां से वायर का जो डिस्टेंस है वो a√3 है, तो ये a√3/2, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a√3/2 है। चलिए कुछ दिमाग लगाते हैं। A conducting rod, सर वो a√3/2 ही क्यों होगा, मतलब कुछ दिया है कैसे ज्योमेट्री में कुछ? हाँ रॉड बिल्कुल सेंटर रॉड और उसका जो है एक ही लाइन पे है, ऊपर नीचे। ओके सर। समझ गए क्या? रॉड का पूरा लेंथ 2a है और वो बिल्कुल अप्रोच कर रहा है सेंटर ऑफ लूप को v0/2 वेलोसिटी से। रॉड का सेंटर और लूप का सेंटर आपस में v0/2 से अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। समझ गए क्या? तो मतलब रॉड का सेंटर बिल्कुल अबव है, और rod comes in contact with loop A, starts sliding on the loop with constant velocity, neglecting resistance of the rod, self-inductance of the circuit. Find the following when the rod slides on the loop. Conducting circular loop, resistance per unit length R है, यानी इसका जो resistance है वो total R into 2π A होगा, जो भी 2π A रेडियस, ये रेजिस्टेंस हो गया। सवाल क्या पूछा है? सवाल ये है कि करंट थ्रू द रॉड व्हेन द सेंटर इज a/2 फ्रॉम पॉइंट A ऑफ द लूप, यानी a/2 ऊपर से, नीचे से भी a/2। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर ये डिस्टेंस a/2 है, ऊपर भी a/2 है, ये डिस्टेंस a/2 है, तो ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये 1/3 सर्कल हो गया, ये 2/3 हो गया। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, मान लो पूरे रेजिस्टेंस को हम कुछ R मान लेते हैं या R1 मान लेते हैं, तो ये R1/3 हो गया और ये पूरा रेजिस्टेंस 2R1/3 हो गया। ठीक है, अब ये रॉड जो चल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड में चलता हुआ रॉड है। देखो दो अलग अलग इमेजिन करना है ना, ये जो वायर है जिसकी वजह से जिसका करंट आई है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इससे पास कर रहा है, लेकिन सर्कल का एरिया कांस्टेंट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ
राइट में तो चेंज हो रहा है, लेफ्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर नीचे चेंज नहीं हो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड वायर के साइड में एकदम एक जैसा यूनिफॉर्म चल रहा है। इसका मतलब है इस लूप के चलने से इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वायर से बनने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात थोड़ा कुछ आइडिया लगा क्या बोला? अगर लूप को वायर के पैरेलल चला रहे हैं, लूप को वायर के पैरेलल चला रहे हैं, तो वायर से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो लूप के अंदर पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो सर्कुलर लूप से पास होने वाला फ्लक्स यूनिफॉर्म है। दूसरा, जो रॉड को चला रहे हैं, बस मतलब लूप का काम केवल करंट फ्लो कराना है, और जो रॉड को चला रहे हैं तो रॉड का लूप में लेंथ बदल रहा है, मतलब रॉड बीएलवी बनाएगा। रॉड का, ये इनफाइनाइट वायर के सामने रॉड को चलाओगे तो रॉड में बीएलवी हो जाएगा, क्योंकि रॉड को लूप की जरूरत नहीं, वो बीएलवी बना देगा। तो वो जो बीएलवी एक बनेगा वो यहां से यहां तक बैटरी बनेगा, लेकिन वो बैटरी भी बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि रॉड का लेंथ लूप के जिस पॉइंट के कांटेक्ट में, केवल उतने ही लेंथ का बैटरी लूप में करंट फ्लो करा रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्किट वाइज अगर बनाए तो ये सर्कल जो है एक ऐसा लूप है जिसमें एक रेजिस्टेंस R1/3 है, फिर एक बैटरी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो B क्रॉस B, ये ऐसा बैटरी है, और फिर एक रेजिस्टेंस R, मतलब 2R1/3 है। कुछ ये बात समझ गए क्या? तो दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो क्या हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं? और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बीएलवी वाला टर्म है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन रॉड के, यानी ये जो वायर है इनफाइनाइट वाला, इससे रॉड का पहला एंड √3a डिस्टेंस, a√3/2 से, और यहां पे यहां तक देखेंगे तो 3 मतलब ये a√3/2 है, फिर ये a√3/2 है, फिर ये a√3/2 है, तो 3√3a/2 ऐसा बनेगा। तो हम लोग बोलते हैं μ0 I, हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है μ0 I/2πx, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया b, ये b हो गया l और v, BLV इंटीग्रेशन कर दिया a√3/2 से 3a√3/2 तक। तो ये तो इंटीग्रेशन में ln3 बन जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा μ0 I/2π 3b/2 ln3। करेक्ट है क्या? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v/2 होगा। ऐसा है क्या? हाँ, एक वो मिनट। रिलेटिवली दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, रिलेटिव ही दिया है, तो मैंने क्या गलत पढ़ लिया? सर क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? सबको दिख रहा है, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? तो व्हाट्सएप ग्रुप में आया भाई, तुम नहीं होगे उस ग्रुप में। ओहो, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए उसको v/2 से ही नीचे ले लेता हूं। एक मिनट रुकना जरा, शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं।
सर वो रॉड चल रहा है तो उसका भी तो एक बैटरी बने। हाँ, रॉड का तो बनाया है लेकिन लूप का नहीं बनाया, सर्कल का भी बैटरी बनाना पड़ेगा। हाँ। सर्कल में ऐसा सिचुएशन हो चुका है, ये वाला जो पार्ट ऑफ सर्कल है, ये वाला जो पार्ट ऑफ सर्कल है, इसको एक अलग पोर्शन इमेजिन कर लिया, नीचे वाले को अलग कर लिया और बीच वाला रॉड, ये रॉड चल रहा है V0/2 से ऊपर की तरफ, ये चल रहा है V0/2 से ऊपर की तरफ। तो V क्रॉस V मतलब इसमें एक ऐसा बैटरी बना देंगे, और ये चल रहा V0 से ऊपर की तरफ, तो इसमें एक ऐसा बैटरी बना देंगे, और ये भी चल रहा V0 से ऊपर की तरफ, तो इसमें भी एक ऐसा ही बैटरी बना देंगे। सर V0/2 नीचे की तरफ होगा ना? नहीं नहीं, सब सेम डायरेक्शन में है। सर तो हम लोग तो इस पे डिस्क पे मतलब जो रिंग है उस पे बैठ के देख रहे हैं ना? नहीं, अब ग्राउंड से देख रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड से देख रहे हैं, ओके सर। हाँ, तो ये दोनों V0 की बैटरी है और ये V0/2 का बैटरी है। अब ये देखने वाली बात है, ठीक है जैसा आप चल। हेलो हेलो हेलो, V0/2, अगर V0 से ऐसा कोई पोर्शन चले तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको स्ट्रेट माने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, ये जो स्ट्रेट वायर की वजह से वेरिएबल है, उसको अगर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट मान ले, तो सेम कहानी बननी चाहिए, μ0I/2 पाई ln 3 × V0। यह है E1, दूसरा है E2 μ0I/2 पाई ln 3 × V0/2। ये हो गया E2, ये हो गया E1, और E3 भी E1 के ही इक्वल है, ये हो गया E3, क्योंकि दोनों मिला के तो 0 ही होना है। वैसे ये दोनों भी सेम ही है, क्योंकि मेरा लॉजिक ये है कि अगर ये रॉड भी v वेलोसिटी से चल रहा होता, मतलब जैसे अगर इस रॉड को V0/2 से नहीं चलाएं, अगर जैसे ये लूप है, इस लूप का टोटल फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब इस लूप के कोई भी दो टुकड़े कर दूं तो इसका बैटरी और इसका बैटरी बराबर आएगा, क्योंकि टोटल बैटरी का दोनों मिला के EMF 0 आएगा। ये बात समझ गए क्या? अगर इसमें एक रॉड बना दूं मैं, और रॉड भी बस चिपका दूं, मतलब स्लाइड ना कराऊं, रॉड चिपका दूं, तो भी इसका टोटल फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रॉड चिपका देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसे चलाएंगे तो रॉड भी v वेलोसिटी से चलेगा, तो रॉड में भी उतना ही EMF होना चाहिए जितना इसमें, क्योंकि रॉड में घूम के आके भी EMF 0 होना चाहिए, और इधर नीचे वाले लूप में भी EMF 0 होना चाहिए, ऊपर वाले लूप में, यानी तीनों EMF बराबर है। तो रॉड का EMF हमको ऑलरेडी पता है, बट रॉड के EMF में जो वेलोसिटी हमने लिया उस वेलोसिटी को बदल देंगे तो ऊपर और नीचे का EMF थोड़ा अलग आ जाएगा। तो मुझे अब इस सर्किट में 3 बैटरीज दिख रहे हैं। एक बैटरी E1 का, इसका रेजिस्टेंस है R1/3। बीच वाला जो रॉड है उसमें केवल बैटरी है E2 का, उसका कोई रेजिस्टेंस शायद नहीं दिया है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। और तीसरा बैटरी फिर से E1 है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R1/3 दिया है। अब क्या करंट बना सकते हैं? बोलो भाई। सर अब तो हो रॉड जाएगा। का रेजिस्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस इग्नोर करने के लिए बोला है। हाँ, तो रॉड तो बिना रेजिस्टेंस का हो गया, फिर ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा, इसका इफेक्टिव EMF हो जाएगा E2, क्योंकि 3 पैरेलल बैटरी में एक आइडियल हो गई, तो जो आइडियल का वोल्टेज है वो फिक्स होता है, तो पैरेलल में तीनों का बराबर, तो E2 E2 और E2। अब इसका भी E2 है, तो E1 - 2R1/3I इज इक्वल टू E2 कर दोगे तो इसमें I करंट आ जाएगा, या इसको I1 लिख देते हैं। ऐसे E1 - 2R1/3
इंटू I2 इज इक्वल टू E2 कर देंगे तो इसका करंट आ जाएगा, दोनों का करंट आ गया तो रॉड का करंट I1 प्लस I2 आ जाएगा। समझ गए क्या? ये कहानी ठीक है, आपको समझ में आया रॉड का इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे करा? चलो ये हो गया। अब आज का मेन केस करो, मेन केस। वो रिंग का सर मतलब क्या किया आपने एक बार? सॉरी भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, चाहे वो रिंग हो या डिस्क हो, उसके किसी भी पोर्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है। मैं फिर से बताता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप हमने चला दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप v वेलोसिटी से चल रहा है, इसका ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L2 है, A B C D लूप का नाम है। तो AB वाले वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या नहीं? AB वाले वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या नहीं? नो, नहीं होगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल हो गई, नहीं होगा। ठीक बात है। और BC वाले वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं? लेकिन लूप का टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? लूप का टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि लूप का ना तो टोटल एरिया चेंज हो रहा है, ना लूप के थ्रू पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। मतलब अगर ये रॉड BLV का है तो ये रॉड भी BLV का है, ऐसे तुम घूम के जाओगे तो 0 मिलेगा, इधर से घूम के जाओगे तो भी 0 मिलेगा, क्योंकि BLV से BLV कट गया। अभी इसमें सर्कल बना दूं और यहां पे कोई 2 पॉइंट ले लूं C D, और ये सर्कल v वेलोसिटी चल रहा, मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द लूप, तो आंसर 0 है। अगर पूछा जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप का क्या है, लूप का, तो 0 है। लेकिन पूछा जाए C से D का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन C D, तो C और D को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अगर मैं C और D को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो स्ट्रेट लाइन का जो मान लो लेंथ है, तो स्ट्रेट लाइन का तो BLV आ गया, तो मुझे कैसे पता स्ट्रेट लाइन का जो होगा वही इसका होगा? क्यों भाई, इसको इतने छोटे लूप को देखो ना, वैसे तो हमको कहते हैं कि अगर टेढ़ा मेढ़ा शेप होता है तो हम एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं, तो C और D टेढ़ा मेढ़ा शेप है, हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया उससे। लेकिन दूसरा लॉजिक भी तो देखो कि अगर मैं इतने छोटे लूप को देखूं तो इससे भी तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। ये बात समझ गए क्या कि झंडू निकले? अगर इस छोटे लूप को देखें तो इसका भी एरिया फिक्स है, इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स है, तो इस छोटे लूप का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल नहीं रहा। तो अगर इस रॉड में BLV है तो इस रॉड में भी तो BLV ही होगा, क्योंकि दो BLV आपस में काटेंगे तभी तो 0 आएगा। तो मुझे ये पता चल गया इन दोनों में भी BLV और इन दोनों में BLV है, क्योंकि यहां से यहां तक का भी एरिया कांस्टेंट ही है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ये BLV तो ये भी BLV, यानी कि 3 बैटरी BLV की है। लेकिन अगर बीच वाले रॉड को अलग वेलोसिटी से चलाऊं, अब एक लूप बना दिया, ये V से चल रहा है, तो मैंने अभी अभी सॉल्व कर दिया कि ये अगर मैं कोई भी पोर्शन लूंगा तो ये भी BLV बनेगा और ये भी BLV बनेगा, ये हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन बीच के रॉड को अगर 2V वेलोसिटी से चलाऊं तो तुम कहोगे इसमें BL2V बनेगा। भाई जो V से चल रहा है उसमें BLV बन गया, तो जो 2V से चल रहा BL2V बनेगा, तो फिर साफ तो सेम नहीं है। तो यहां पे यही करा है हमने। ये जो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर जा रहा था V0 वेलोसिटी से, और रॉड का सेंटर ऊपर जा रहा था V0/2 से। रिलेटिव मोशन की बात नहीं, ये नीचे वाला लूप पूरा जो चल रहा है V वेलोसिटी से, तो इसके 2 पोर्शन हो गए, एक नीचे वाला बड़ा पोर्शन और एक ऊपर वाला छोटा पोर्शन। ये भी V0 से चल रहा है, ये भी V0 से चल रहा है, तो इसमें भी BLV हो गया, इसमें भी BLV हो गया। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये रॉड वाला जो हम इंटीग्रेट करके निकालते थे उतना ही ऊपर वाले को और नीचे वाले को दे देते हैं, बट वेलोसिटी की जगह इस केस में V0 लिख देंगे और रॉड वाले में V0/2 लिख देंगे। तो मैंने जब इंटीग्रेशन किया तो रॉड के
वेलोसिटी को v0/2 तक इंटीग्रेट किया और सेम आंसर में v0/2 की जगह v0 लिख दिया तो रिंग का अलग अलग पोर्शन का आ गया। फिर मैंने इफेक्टिव एक सर्किट बना लिया जिसमें रिंग का ऊपर वाले पोर्शन का, रिंग के नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस भी है और बैटरी भी है, और बीच में रॉड का बैटरी भी वैल्यू में थोड़ा अलग है क्योंकि वेलोसिटी अलग है, लेकिन फॉर्मूला उसका भी सेम है। ये हुआ। एक बार हमने मैंने भी एक भेजा था। चुप कर बे, कौन है? निखिल। तुमने क्या भेजा था? पढ़ो। हाँ। हेलो हेलो हेलो। और सुपर कंडक्टर वाला। A current I0 is equal to 1.9 ampere flows in a long closed solenoid. The wire it is wound off in a superconducting state. Find the current flowing in the solenoid when the length of the solenoid is increased by eta equal to 5%. पता नहीं किसको कहाँ दिया ये सवाल। Herodov. चलो सोचते हैं इसको भी, इसको सोचते हैं। रुक जाओ भी। एलआर सर्किट, सुपर कंडक्टर का थोड़ा थ्योरी बताता हूं तुमको क्या होता है, फिर तुम लोग खुद ही सोचना। एलआर सर्किट में एक बार हमने सर्किट किया, ये कांस्टेंट बैटरी लगाया, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, t इज इक्वल टू 0 पे इस सर्किट को स्विच ऑन कर दिया। ये बैटरी है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, और मैंने बताया कि अगर ये ग्रोथ सर्किट हुआ, क्योंकि अभी इनिशियल कोई करंट नहीं है, तो करंट का फंक्शन बनेगा I0 यानी E/R और 1 - e⁻⁻RT/L। ठीक है ना? कोई अनम्यूट है? म्यूट हो जाओ भाई। लेकिन अगर सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो और एक ही इंडक्टर हो, कोई अनम्यूट था? वरुण सिंह, हाँ, तो एक इंडक्टर है और एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस R है, ये 2R ले लिया, ये R है, फिर एक इंडक्टर लगा दिया। अब मैंने पूछा कि इस इंडक्टर में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ और इसमें भी करंट एज ए टाइम फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, और सर्किट के बैटरी से भी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तीन चीजें पूछी गई है। तो ऐसे केस में जहां पे मैनी रेजिस्टेंस एंड वन इंडक्टर हो और ग्रोथ या डिके सर्किट चले, तो इसमें हम लोग पुराने जमाने में पढ़ा हुआ एक मेथड, थेवेनिन वाला मेथड लगाते हैं कि आप जिसमें आपको करंट या चार्ज, जैसे कैपेसिटर में एक बार पढ़ा था कि कैपेसिटर में चार्ज चाहिए लेकिन बहुत सारे रेजिस्टेंस, सीधा आरसी सर्किट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो कैपेसिटर काट के बाहर निकाल लो, कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल लो और कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो निकाल लो, और फिर CV 1 - e⁻t/RC में सेम R और CV वाले में V का वैल्यू रख दो। ये बात कुछ हजम हुई क्या? ये हमने पढ़ा था क्या? तो यहां पे इंडक्टर को हटा दो। इंडक्टर हटाने के बाद जो सर्किट बचे बस उसको सॉल्व करके आप इंडक्टर के अक्रॉस बैटरी और इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल दो। ये रहा, ये रहा, ये रेजिस्टेंस, ये कुछ नहीं, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है। अब हम लोग A से चलते चलते B तक जाएंगे, जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा उसको R इफेक्टिव बोल देंगे। तो R इफेक्टिव कहां से कहां तक बताना है? फ्रॉम A टू B। तो पहला हमने करा कि रिमूव इंडक्टर कर दिया, रिमूव इंडक्टर, और मूव A टू B। तो जो रेजिस्टेंस आया वो R इफेक्टिव हो गया, उसको R लिख लो, मतलब जो भी आएगा
जैसे इस क्वेश्चन में आर इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा? ये रेजिस्टेंस R है, ये 2R है, ये R है, तो 2R और R हो गया 2R/3 प्लस R किया तो 5R/3, तो हमारा आंसर आया 5R/3। फिर हमने देखा कि A से B का हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हमने इफेक्टिव वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकाला फ्रॉम A टू B या बिटवीन A टू B। तो A से B चल के जाने में केवल ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, बाहर वाले से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर ये सर्किट ओपन है तो जो भी करंट फ्लो करेगा इसमें करेगा, तो यहां से करंट जाके यहां से जाके यहां से वापस आएगा, तो ये R और 2R मिलके 3R का रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी E का है, तो यहां से करंट चलेगा E/3R। तो इसमें जब करंट ये सेम जाएगा तो E/3R करंट है और रेजिस्टेंस 2R है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी बीच के रेजिस्टेंस 2R में 2E/3 का वोल्टेज है, और इधर भी वोल्टेज 0 है क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं, इधर भी 0 है, यानी कि टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस A से B के बीच में आया है 2E/3। अब आंसर में बस ये दो वैल्यू चिपका दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे चिपकाना है? हमारा फॉर्मूला था I = V/R, तो V की जगह लिखा V इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव 1 - e⁻⁻ RT/L, तो उसके हिसाब से आंसर लिख देना होता है। तो इस सर्किट में जो हमको सामने दिया गया है उसमें V इफेक्टिव और R इफेक्टिव का वैल्यू हमने 2E/3 और 5R/3 लिखा था, तो उसके हिसाब से करंट का आंसर बना I = 2E/5R 1 - e⁻⁻5RT/3L। अगर इसमें टाइम कांस्टेंट का आंसर पूछा जाए तो मतलब यहां पे L/R होता है, तो L/R इफेक्टिव हो जाएगा, और R इफेक्टिव का वैल्यू यहां से ही देख लो 5R/3 था, तो L/5R/3। तो सवाल में एक फंक्शन पूछा I का, लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि इस सर्किट में बाकी फंक्शंस क्या होंगे, मतलब बीच वाला करंट का फंक्शन क्या होगा और ये साइड वाले करंट का फंक्शन क्या होगा, ये भी बताना है। तो वो हम किरचॉफ लॉ से बता पाएंगे। बीच वाले करंट का फंक्शन क्या है वो बताना है, और साइड वाले करंट का फंक्शन क्या है ये बताना है। बैटरी वाला करंट का फंक्शन क्या है वो बताना है, तो वो हम लोग किरचॉफ लॉ से बता पाएंगे। कैसे? अगर मैंने अभी जो सॉल्व किया उससे मुझे इंडक्टर का करंट का फंक्शन आ गया, I का फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो इस इंडक्टर का मुझको LdI/dt यानी वोल्टेज भी आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वोल्टेज आ जाएगा। यहां पे एक रेजिस्टेंस R है जिसमें यही करंट I फ्लो कर रहा है, और बीच में ये रेजिस्टेंस 2R है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। अगर हम लूप लॉ लगाए तो हमको 3 वोल्टेज का सम 0 करना है। इस सर्किट में करंट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब बैटरी उल्टा बनेगा। अब 3 वोल्टेज का सम 0 करने के लिए अगर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो -IR, बैटरी के अपोजिट चलेंगे तो -LdI/dt, और करंट के इधर भी अपोजिट चलेंगे तो -I1R = 0 लिखेंगे। तो नहीं, करंट के अपोजिट चलेंगे तो +I1, तो I1 का वैल्यू I1 × 2R, तो करंट I1 का वैल्यू हो जाएगा IR + LdI/dt अपॉन 2R। इससे सॉल्व हो जाएगा आपसे। कोई कुछ पूछ रहा है क्या?
और ये di/dt का फंक्शन हम यहां से डिराइव कर पाएंगे। मैं थोड़ा स्पीड में ज्यादा रखते हुए बता रहा हूं, लेकिन ये उतना मुश्किल बात नहीं है अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो। थेवेनिन एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी डाउट पूछने वाले को भरपूर इनाम मिलेगा। डांट भी इनाम ही है भाई। हाँ भाई, कोई इसमें कोई डाउट है क्या? उन्नति है क्या? उन्नति 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 अनम्यूट हो। यस सर। अरे तुम कोई डाउट ही नहीं पूछ रहे, क्या चल रहा? पढ़ाई चल रही कि नहीं? सर चल रही है। चल रही है, लेकिन डाउट वाली नहीं चल रही है। सर वैसी बात नहीं है, मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ इसलिए नहीं पूछती। बस, वाह भाई वाह, क्या कहें, गूगल से हार गया करमेन त्यागी आज। अरे भैया, गूगल से भी सर्च करो, लेकिन क्या है कि कई बार टाइम गूगल में बहुत वेस्ट हो जाता है, इसलिए टाइम का बहुत ध्यान रखना। जो लोग ये यूट्यूब और गूगल में ज्यादा ढूंढ रहे हैं, उनको मुझे बस वही खतरा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि जल्दी डाउट पूछ लिया, क्वेश्चन करने का जब ट्राई करने का टाइम था तो उसमें 2-3 बार अटेम्प्ट किया और तुरंत डाउट पूछ लिया, गूगल में सर्च कर लिया। ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पे कभी भी पूछ सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं। और दूसरा चैलेंज ये है कि कई लोग गूगल में इतना खो जाते हैं, मतलब यूट्यूब गूगल सब में खो गए हैं। कैसे? एक चीज दिखाई दी, फिर उसके साथ और 50 चीजें, अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं, अच्छा ये भी कर लेते हैं, अच्छा ये बड़ा मस्त लग रहा है, ये भी देख लेते हैं, और 3 घंटे कब बीत गए ऐसा लगा बहुत पढ़ाई की, आता कुछ है नहीं। वो दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देना, डाउट हुआ पूछो। गूगल वाला मेथड कई बार थोड़ा सा अजीब हो जाता है। अजीब भी हो जाता है, और आपका वाला कई बार ज्यादा इजी रह जाता है। ज्यादातर नहीं, इजी क्या, वो अगर मैंने मान लीजिए पहले पिछले सालों में वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कभी, तो वो क्वेश्चन का अपने आप इजियर वर्जन बनता चला जाता है ना। हर बार आप ट्राई करेंगे, आप साल दर साल सेम क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा। आज एक कोई देख रहा था मैं, कुछ सोल्यूशन, कुछ क्वेश्चन डाल रखे थे किसी ने, किसी बुक के या किसी ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन डिस्कशन यूट्यूब में, किसी टीचर ने, मेरे पहचान का टीचर था, तो मैं देख रहा था तो बिल्कुल वही किताबी छाप सोल्यूशन चिपका रखे थे। किताबी छाप, पूरी इक्वेशन बनाओ, गड़ 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 करते रहो। अब यही वाला ये जो मैंने आपको थेवेनिन बताया, ये सवाल इरोडोव में दिए हुए, तो आप जब इसको इरोडोव के सोल्यूशन निकाल के देखना तो 3 पेज में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और उसमें सॉल्व होता है। उतना सोल्यूशन देखोगे डर जाओगे। और ये कैपेसिटर में एडवांस में आया हुआ सवाल है। ये कैपेसिटर में, ये जो हमने थेवेनिन पढ़ा, ये कैपेसिटर के मतलब उसमें एडवांस में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें 4-5 रेजिस्टेंस थे और एक कैपेसिटर था और उसमें चार्ज का फंक्शन पूछा था। लेकिन एडवांस वाले तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, अगर नहीं है तो आप बनाओ। और कुछ सवाल निकालें क्या? वो सुपर कंडक्टर वाला बताने वाले थे। सुपर कंडक्टर वाला ही तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है।
इसको तो मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है वो। लारा लारा दो कैपेसिटर एक इंडक्टर वाला भी कर चुके हैं, एक कैपेसिटर दो इंडक्टर भी कर चुके हैं, एक कैपेसिटर दो इंडक्टर। एक मिनट भाई, एक आध सवाल और कराते हैं। रुकना जरा है, मैं गलती किया, इसी फोन में ही सब स्टोर कर लिया और अब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। टरा टरा टरा। हाँ एक मिनट, हाँ मिला, एक क्वेश्चन मिला। टरररर। ठीक है भाई, दो सवाल तो मिले। ठीक है, हाँ एलसी ऑसिलेशन में लेकिन ज्यादा कोई बढ़िया सवाल बनते नहीं है। जैसे हमने जो मेन किए, मतलब जो आप मेंस में याद करके जाओगे वो क्वेश्चंस हैं, एक कैपेसिटर के साथ दो इंडक्टर पैरेलल में या सीरीज में है, या एक इंडक्टर के साथ दो कैपेसिटर पैरेलल में या सीरीज में है। इस तरह के तीन चार एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। एक इंडक्टर के साथ दो कैपेसिटर पैरेलल में लगाए थे, या दो सीरीज में कैपेसिटर थे, बीच में इंडक्टर लगा दिया था। तो ये दो केस याद करके जाना। एक बार बैटरी कैपेसिटर इंडक्टर दो तीनों लगा दिए थे, तो वहां पे एक फंक्शन और था। एक बार हमने इंडक्टर के साथ, मतलब एक कैपेसिटर के साथ दो इंडक्टर पैरेलल में लगा दिए थे, तो वो इंडक्टर में करंट डिवाइड करना होता था, तो रेजिस्टेंस की तरह उल्टा उल्टा डिवाइड होता था। ये सब हम लोग तीन चार मेन केसेस कर चुके हैं। ये सिंपल एलआर सर्किट है जिसको बहुत देर हो चुकी है करंट फ्लो होते हुए। तो हमने क्या लिखा, ये पहला सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
ये जो सोलेनॉइड है, इंडक्टर है, फेरोमैग्नेटिक rod is kept suddenly inside the coil to increase its inductance n times at t is equal to 0। यानी कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इस कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दिया और टाइम को t इक्वल टू 0 बोल दिया, फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर दैट। एक सवाल ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एक ऐसा कॉइल रखा है, ये कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है। इतनी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है टाइम के साथ, और इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से यहां चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, उसमें एक कॉइल रखा है, ठीक है। तो हमने बोला टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज ई। टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज ई। फिर मैंने इस कॉइल के दो पॉइंट यानी ए और बी वाले दो पॉइंट को एक एमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये एक ऐसा एसी एमीटर है, मतलब किधर भी पोलैरिटी हो करंट फ्लो करता है, चाहे ए से बी करंट जाए या बी से ए जाए। ये एक मीटर है या एमीटर है जो करंट बताएगा, हमको इसका रीडिंग बताना है। तो फाइंड रीडिंग ऑफ करंट थ्रू मीटर एम। और इस एमीटर का रेजिस्टेंस, मतलब ये जो बाहर वाला ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस R1 है, ए बी का ये जो छोटा पोर्शन है इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस R2 है, और पीछे जो लूप पूरा बच गया उसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 तीनों के रेजिस्टेंस भी दिए हुए हैं। दो सवाल और कर रहे। ट्राई करो। पहला सवाल तो इजी है, वो ट्राई करो। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, जहां इंडक्टेंस सडनली चेंज होता था वैसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है। उसको करो भाई जरा, मैं तब तक दूसरा सवाल ढूंढता हूं।
सर एक बार क्वेश्चन फिर देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हो दास, ले लो। सर जिस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेडियस क्या है? हाँ उसका कुछ रेडियस दिया होगा। नहीं नहीं, लेकिन टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दिया हुआ है, तो तुमको रेडियस से कैलकुलेट थोड़ी ना करना है। ई के टर्म्स में आंसर बताना। अच्छा समझ गए हाँ क्या? हाँ हाँ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज क्या है, ये भी नहीं गिवन है, तो डीबी बाई डी का वैल्यू भी नहीं लिखना है आपको, ना ही इस एरिया का वैल्यू लिखना है। यहाँ एरिया इंटू डीबी बाई डी करके जो वैल्यू बनेगा वो टोटल ई है। मतलब अगर मैं इसको E2 और इसको E3 और इसको E1 बोलूं, तो E2 और E3 मिला के वैल्यू E है, ये बात। सर वो इट्स इंडक्टेंस के बाद वो टाइम के पहले कुछ और भी लिखा है क्या, वो एन करके कुछ? एन टाइम, एन टाइम। जो इंडक्टेंस है लेफ्ट वाले क्वेश्चन में, उसको एन टाइम्स इंक्रीज, मान लो 100 है तो 500 कर दिया था।
इससे अगर इसको देखें तो मैंने आपको ये लास्ट उसमें सिखाया था एक बार क्लास में कि अगर आप सर्किट में इंडक्टेंस चेंज करेंगे, जैसे हमने एक बार सर्किट में ऐसा किया कि एक इंडक्टर L का था, उसके साथ सडनली सीरीज में 2L का इंडक्टर और आ गया था, तो आपने देखा था कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये L और 2L मिला के 3L हो गया, तो करंट का वैल्यू चेंज होके I/3 हो गया था, क्योंकि फ्लक्स सडनली चेंज नहीं हो सकता। इसी हिसाब से ये वाले सर्किट में जैसे ही इंडक्टर का वैल्यू L से बढ़ा के N इंटू L हुआ, तो हमको क्या बोलना है कि ये सर्किट में इंडक्टेंस का वैल्यू N इंटू L हुआ तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होके I/3। अब ये करंट इनिशियली कितना था, वो करंट था I = E/R, तो वो पलट के हो जाए 3 कैसे भाई, पहला सवाल थोड़ी ना, I/N, तो E/NR ऐसा करंट हो जाएगा। इस करंट को हमने कुछ I0 मान लिया, फिर करंट के फंक्शन को नॉर्मली जैसे लिखते थे वैसे ही लिख दिया, E/R माइनस E/R माइनस I0 e⁻⁻ RT/N, कहानी खत्म। समझ गए क्या? एक क्वेश्चन और लिख लो। एक बैटरी है E की R और एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R, एक इंडक्टर है L, स्विच क्लोज करेंगे t = 0 पे, यहाँ पे मान लो स्विच लगा हुआ है, उसको 0 कर देंगे, इससे पहले कोई करंट नहीं था। तो क्वेश्चन है फाइंड टोटल हीट लॉस थ्रू R। टोटल हीट लॉस थ्रू रेजिस्टेंस R, ये जो बीच में रेजिस्टेंस है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और इस इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सर्किट ग्रोथ करता जाएगा तो थोड़ी देर बाद इंडक्टर बिकम्स कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस R में थोड़ी देर के बाद यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो टाइम कितना भी लगता रहे, उसके बाद कितनी देर भी छोड़ दो सर्किट में करंट इंडक्टर से होके ही जाएगा, तो रजिस्टर शॉर्ट सर्किट की तरह लगेगा, आपको ऐसा लगेगा रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जब तक इंडक्टर का ग्रोथ सर्किट चल रहा है तब तक ही रेजिस्टेंस में हीट बनेगी। कुछ समझ गए क्या? तो इस सर्किट में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका करंट का फंक्शन बता दो, लेकिन मैंने हीट पूछा है तो करंट का फंक्शन निकाल के आपको इंटीग्रेट करना होगा। इस वाले सर्किट को एक बार आप सॉल्व करो खुद। यहाँ पे हमने लिखा है कि ये दोनों बैटरी का सम 0 है, लेकिन ये दोनों मतलब इन दोनों बैटरी का सम E है, लेकिन इन दोनों बैटरी का सम 0 होगा, इन दोनों का सम 0 है। ये E2 और E1 का मिला के सम 0 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, तो ये E2 लिखा है तो ये भी E2 ही होगा। समझ गए? तीन बैटरी को मिला के एक बार ट्राई करो। ये तीनों पैरेलल बैटरी हैं, एक बैटरी है E1 और R1 की, दूसरी E2 और R2 की, तीसरी E3 और R3 की, और हमें करंट निकालना है R1 वाले में से। तो हम लोग इफेक्टिव EMF निकाल सकते हैं E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 इस तरह से, लेकिन थोड़ा देख लेना सेंस सीक्वेंस क्या है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि E2 और E3 का अगर एक ही जैसा सीक्वेंस रखोगे तो पैरेलल के लिए उल्टा हो जाएगा। सर E2 E3 पैरेलल है और फिर वो E1 सीरीज नहीं है?
यार सीरीज पैरेलल हमारे दिमाग का भ्रम होता है। सीरीज पैरेलल कोई भगवान की बनाई हुई चीजें नहीं है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि सीरीज पैरेलल किसको लेना है और किसको नहीं। सीरीज पैरेलल को लेके कभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। देख लो, अगर यहाँ पे ये E1 का बैटरी रेजिस्टेंस R1 है, ये E2 का बैटरी है विच इज इक्वल टू E1 और रेजिस्टेंस R2 है, और यहाँ पे E3 का बैटरी है जिसका रेजिस्टेंस, तो E2 और E3 मिला के तो E है, यानी इन दोनों का लूप तो ऐड होना चाहिए अगर ऐसे घूमेंगे। अब अगर इन दोनों को पैरेलल लेके इसको सीरीज लेना है तो बिंदास लो, इन दोनों को पैरेलल लेके इसको सीरीज लेना है तो भी बिंदास लो। तो आप कर सकते हो, इन दोनों को पैरेलल लेके E3 के साथ मतलब E1 के साथ उसको सीरीज भी ले सकते हो। इन दोनों को पैरेलल लेके E1 के साथ सीरीज में ले लो तो इसमें करंट आप इजीली निकालोगे। तो E2 और E3 को आप पैरेलल में ऐड करके E1 के साथ सीरीज ले लो तो करंट तुरंत बन सकता है। लेकिन वो इफेक्टिव का जरा एक बार सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे तो तुमको वहां से रिप्लेसमेंट मिलता हुआ दिखेगा। तो जब रिप्लेसमेंट यानी E2 प्लस E3 का जो टर्म आएगा उसको E से रिप्लेस कर दोगे तो कुछ आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन कर लेना और वो वाला भी कर लेना। सुपर कंडक्टर वाले में भी मुझे फ्लक्स कांस्टेंट रखने से ही आंसर आते हैं नॉर्मली। तो जैसे इंडक्टर बदलता है तो करंट बदलता है जिससे कि फ्लक्स सडनली चेंज ना हो, क्योंकि सुपर कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है तो डिले भी नहीं होता। जैसे नॉर्मली क्या है कि फ्लक्स चेंज करने में करंट डिक्रीज करता है, फिर डिले होके फिर वापस आता है, इसमें डिले नहीं होता, तुरंत आ जाता। तो वो एक बार सोचना कैसे क्या है। हाँ देखते। तो सुपर कंडक्टर वाला भी सोच के मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ। नॉर्मली सुपर कंडक्टर में फ्लक्स चेंज नहीं होता, या एक बार सोच लेते हैं क्या। सर फ्लक्स चेंज क्यों नहीं होता? मतलब कि वहां पे करंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो जहां तक मुझे जैसे जैसे ही तुम कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो कॉइल चाहे जितना करंट अपने अंदर बना सकता है, उस करंट से चाहे जितना अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बना सकता है। तो एक साइड से तुम अगर फ्लक्स चेंज करने की, जैसे एक्सटर्नल फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करोगे तो उसमें करंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। वो चाहे जितना बड़ा बैटरी बना सकता है, चाहे जितना करंट बना सकता है। तो चाहे जितना करंट बना सकता है तो कितना बनाना चाहेगा? जितना कि फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए जरूरत हो। एक बार लॉजिक कुछ बनाते हैं इसका, ऐसे ही कुछ कहानी होती है। अब बहुत दिन से मैंने पढ़ी नहीं, सुपर कंडक्टर के सवाल दिखते नहीं है, किसी बुक में दिया होगा, ठीक है ना, मैं भेजता हूं आपको, मे बी रोडोप में ही दिया हो, ठीक है। चलो फ्लक्स कांस्टेंट करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग इंडक्टर को अचानक बढ़ाते थे तो करंट अचानक घटता था, फ्लक्स फिक्स रखने की कोशिश करते थे, वैसे ही उसमें भी कोशिश करते हैं। लेट्स सी, और भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं भेज दूंगा। अब इतना ही, अब मेरी क्लास है उसके बाद, तो राम राम। फिर हम लोग एसी के बाद एक क्लास करेंगे। अभी एसी तो 2 क्लास और चलेगा या 1 क्लास और चलेगा, फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास। तुम लोग का 5:30 के बाद भी क्लास होता है क्या? यस मतलब सर, 5:30 से क्लास होता है किसका? 4 to 7 हम लोग का क्लास रहता है रोज? यस सर, एक दिन मैथ्स केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री दोनों दिन पढ़ते हो? यस सर, एक दिन ऑर्गेनिक, क्यों? एक दिन फिजिकल। भाई केमिस्ट्री कितना पढ़ते हो यार, तुम लोग दोनों दिन पढ़ते हो। तो सिलेबस खत्म हो गया ना सर, अब तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है। केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया? हाँ, फिजिकल का हो गया है, इनऑर्गेनिक में बस थोड़ा बहुत बाकी है।
तो फिर क्लास लेते रहेंगे सर लोग? हाँ सर, तो रिवीजन चालू भी कर दिए मिश्रा सर, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ये बड़ा अभी नाइंसाफी है ये तो। चलो ठीक चलो है, आप करते हैं। क्लासेस ले लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। हैं? हम लोग अभी छुट्टी चल रहा है सर, सुबह आप भी ले सकते हैं। तो बस सबकी नहीं चलती ना छुट्टी, फिर रोने लगते हैं, सर मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, मेरा ये हो गया। ये सर जबकि स्कैम है, हमारा फर्स्ट टर्म चालू होने वाला है, हम लोग फिर भी बोल रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास ले लो। क्या चालू होने वाला? फर्स्ट टर्म बस चालू होने वाला है, स्कैम है सर। हाफ ईयरली। हाँ, कुछ नहीं होता इस साल। हाँ वही तो। कुछ नहीं, हमारे पास रोज नोटिस आते हैं, हम भी तो स्कूल चला रहे हैं। किसी बच्चे को फेल न कीजिएगा, किसी बच्चे को कुछ न कीजिएगा, किसी का नंबर सर आप लोग का काटिएगा स्कूल नहीं। कौन से क्लास तक है? अभी तक 3rd तक है, इस साल 5th हो जाएगा। लेकिन आते हैं अब इस साल तो मामला ऐसे ही झंडू है। हो सकता है बोर्ड हो सकता है बोर्ड भी ना हो, क्या कहते हैं। सर बोर्ड नहीं होगा तो हम लोग 12वीं पास करेंगे कि नहीं करेंगे सर? 12वीं का तो हो जाएगा, 10th का हो सकता है कुछ रिलैक्स करे, नहीं तो पता नहीं। इस साल कुछ लॉजिक थोड़ी ना, किसी चीज का कोई लॉजिक नहीं है इस साल। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हाँ भाई अटेंडेंस हमको दो। आप जाके सरकारी स्कूल में देखो, 50 बच्चे में से 5 बच्चे अटेंड करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास फोन है। तो क्या गोली मार दोगे जाके? सर यहाँ पास तो और है, गांव गांव में जाके चौपाल में माइक लगा के पढ़ा रहे हैं, बच्चे अपने घर से सुन रहे हैं स्पीकर में। हाँ, तो तुम अटेंडेंस ले लोगे कि किसके कान में आवाज गई वो भी बताओ? पूरे गांव सर की अटेंडेंस लगा दोगे? सर बच्चों का तो ठीक है, पूरे गांव वाले भी स्पीकर में पढ़ रहे। सही है, उनका भी लाइफ में चेंज आएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं देखता हूँ यार, तुम लोगों के स्कूल में अटेंडेंस के लिए हैरेसमेंट चलता है, वो बड़ा अमेजिंग है भैया। कितनी एनर्जी है इन लोगों के पास। अटेंडेंस 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 अटेंडेंस। सर हमने छोड़ दिया सर, लेकिन सही में टीचर लोग है ना बनाते हैं कि जानबूझ के दिखाते हैं कि हम लोग पेपर में मार्क कर रहे हैं, अटेंडेंस कर रहे होते नहीं है। हाँ, सर वो पेपर भी होल्ड Attendance। ज्यादा दिन नहीं कर पाते, हर 10 दिन बाद बोलते हैं कि तुम्हारा बस पिछले 10 दिन का अटेंडेंस है हमारे पास, बाकी तो घुमा दिए वो लोग पेपर। अरे कोई मतलब नहीं है। और कुछ बच्चे बेचारे इतने भोले भी होते हैं कि मान भी लेते हैं कि अरे सर ने बोला है, मैम ने बोला है, अटेंडेंस अगर शॉर्ट हुई तो नंबर काट लेंगे। और कुछ ही लोगों को वो सर बोर्ड के नहीं, बोलते हैं 2% कि नंबर बोर्ड से में ही बैठने नहीं सारी देंगे। लाइफ चेंज हो रही होती है। हाँ, यार ये नहीं बोलते हैं, बोलते हैं बोर्ड में बैठने नहीं देंगे। स्कैम क्रिएट करने वही के तो, वही तो। चलो जो भी है, लेट्स नॉट डिस्कस। अभी हम लोग कर लेंगे क्लास, सुबह भी कर लेंगे। सर मे बी अभी 7 बजे दशहरा से 8 हॉलीडे बजे चल तक रही भी क्लास, 7 बजे तक ही होती है ना किसी। अरे यस लेकिन सर। एपेक्स वाले लगा देते हैं किसी किसी क्लास ना। सर तो एपेक्स वाले हर दिन थोड़ी लगाते हैं। अरे उनको पता चलता है, जैसे हमारी लग गई तो लगा देते हैं। सर इस बार आप चुपके से सबको पर्सनली मैसेज करिएगा। जो भी, ठीक है, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। और एक दो क्लास का रूटीन थोड़ा सा 1-2 वीक तक इंक्रीज कर देते हैं। अभी जैसे मैंने 3:30 से लगाना स्टार्ट किया तो एक रोता हुआ आ गया, सर मेरी क्लास होती कहीं, कौन सा किसमें होती है, किसी कोचिंग में, सर मेरी क्लास छूट रही है। सर तो अब तो बोल दीजिए ना, अब तो रिकॉर्डेड देख लेंगे। हाँ, अब तो आपके पास भी है एक बहाना कि जाओ रिकॉर्डेड देख लेना, जिसका टाइम नहीं बन रहा है। लेकिन समझ रहे हो ना, किसी की जेन्युइन समस्या हो सकती है। मैं थोड़ा सेंटिमेंटल आदमी हूँ। चलो ठीक है, नमस्ते। करेंगे करेंगे, 7 नहीं तो 9 बजे से कर लेंगे। रात में 8:30 बजे वाला भी तो टाइम है, तुम लोग उसमें भी रो दिए कल। सर सब टाइम खाली तो है सर आज का। जब सर चाहे वो तब तो उस दिन नेट खत्म हो गया। हाँ सर, क्या? क्वेश्चन ही नहीं अच्छा, बनाए थे सर। कहा कोई मतलब ही नहीं होता आने का। क्या? सर क्वेश्चंस ही नहीं बनाए थे, रोडो के कोई मतलब ही नहीं होता आने का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कल कर लेंगे।
मतलब एक दिन रात में, एक दिन दिन में ऐसे करना पड़ेगा। चलो करते हैं। सर नाइट क्लास लगा लीजिए ना 12 बजे के बाद से। अरे यार उसमें ना हर आते वही हैं 20-25, फिर प्लस हैरेसमेंट की जरूरत नहीं है ना क्या। दूसरा ये कि मेरा भी एक शेड्यूल बना हुआ है, वो भी गड़बड़ होता है। मुझे सुबह भागने जाना होता है, मेरा थेरेपी है वो, अब वो भी गड़बड़ हो जाता है। चलो वैसा भी कर लेंगे एक दिन, 9 बजे से 12 बजे तक ऐसा कुछ खींच लेंगे, ठीक है ना। इस हफ्ते या, करते हैं एक दो। या ओके। सर सुबह 6 बजे से। हाँ सुबह 6 बजे से कर लेते हैं। 6 बजे तो भागता हूँ मैं। भागते भागते ले ली। चलो ठीक है, ओके।